अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुज़ारिश जो हमेशा आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। इंतहाई अफ़सोसनाक खबर के साथ मैं ये व्लॉग शुरू करूँगा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई और बड़े इज़्ज़त और एहतराम देने वाले हारून अंजुम साहब, आप उन सबको जानते हैं। अभी ये व्लॉग शुरू करने से पहले उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा संदीला साहब मैं माँ के साए से महरूम हो गया हूँ। और हारून साहब जो हैं कल मैंने उनको जब प्रोग्राम के लिए कॉल की कि हारून साहब थोड़ा-सा प्रोग्राम पहले करेंगे क्योंकि मंडे को हम करते थे। उन्होंने कहा संदीला साहब मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे घबराहट हो रही है और मुझे लगता है कि मेरा वक़्त करीब आ गया है। तो मैंने कहा खुदा का खौफ करें। कह रहे जी मैं बड़ी घबराहट में। फिर उन्होंने 2-4 चीज़ें थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि संदीला साहब ये चीज़ें मैंने अपने बेटे के ज़िम्मे लगाई हैं, तो ज़रा आप मेरे पहरेदार रहिएगा। तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो बहुत घबराए हुए थे, दिल घबरा रहा था, ऐसी चीज़ें। तो अभी सुबह-सुबह कॉल की तो बताया कि वालदा साहबा जो हैं उनसे मेरी घंटा पहले बात हुई। तो मैंने पूछा जी मैं आपको वापस ले जाऊँ? तो वालदा साहबा ने फरमाया कि नहीं मैं तुम्हारी बहन के पास आई हूँ। तो वो कह रही कि अभी आई हो तो 2-4 दिन रुको। और फिर वो कहा जी मेरा दिल घबराया है, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और वो रास्ते में अल्लाह को प्यारी हो गई। तो हारून साहब का कहना था कि वक़्त मेरा था, महसूस मैं कर रहा था, कल से रात को रेडी था कि खुदा की ज़ात के पास जाने का टाइम आया और लेकिन मेरी माँ ने मेरी जगह ले ली है। हारून साहब की वालदा को अल्लाह पाक अगला जहान आसान फरमाए। 9 बहन-भाई हैं, 7 हाफ़िज़ कुरान हैं हारून साहब, हारून अंजम साहब और उनके 6 बहन-भाई हाफ़िज़ कुरान हैं। 9 में से वालदा साहबा रोज़ 10 कुरान पाक के सिपारे पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के पढ़ती थी एवरीडे, ये उनकी रूटीन थी। अब अंदाज़ा करें कि कितनी नेक ख़ातून थी, तफ़सीर के साथ कुरान पाक पढ़ा हुआ था। हारून साहब के वालिद साहब बाकायदा तौर पर कारी नहीं थे, लेकिन इतना कुरान पाक पढ़ा था। ज़ाहिर है 9 बच्चे 7 बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं। तो वो भी अल्लाह पाक उनको उनका भी अगला जहान आसान फरमाए। पिछले दिनों हारून साहब ने तस्वीर लगाई हुई थी अपने वालिद साहब की। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि हारून साहब के लिए, उनकी वालदा साहबा के लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह पाक उनके अगले जहान सफ़र आसान फरमाए। हारून साहब को हारून अंजम साहब को सब्र कामला अता फरमाए। हम सोशल मीडिया वाले, हम ट्विटर वाले, हम फेसबुक वाले, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वाले अपने दोस्त, अपने भाई हारून अंजम के इस दुःख के मौका पर साथ हैं। मैं भी हारून साहब से कह रहा था, हारून साहब जिनकी वालदा खुदा के हज़ूर पेश होने जा रही है और वो 7 कुरान पाक के हाफ़िज़ बनाकर जा रही हैं, इतनी नेक ख़तून, तो क्या शायान शान फ़रिश्ते इस्तकबाल करेंगे उस नेक ख़तून का। अल्लाह पाक हारून साहब आपको, आपके बच्चों को सब्र कामला, आपकी फ़ैमिली को सब्र कामला अता फ़रमाए। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। दोस्तों अभी अपने रूटीन व्लॉग की तरफ आएँ ज़रा। ज़ाहिर है बड़ी अहम इस वक़्त जो चीज़ें चल रही हैं। एक ही ज़हन है, एक ही ज़हन में सवाल है कि जब ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, तो फिर ईरान ने ट्रंप के कहने पर सीज़फायर क्यों किया? भाई ईरान पर हमला जब अमेरिका ने किया, तो फिर अमेरिका के कहने पर ईरान ने कहा चलो ठीक है जी, दफ़ा करो पर हम बस ठीक हो गया। ये एक सवाल है ना जो सबके ज़हन में है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने सीज़ फायर कराया, किरदार अदा किया और मामलात को यहाँ तक लेकर आया? इसका जवाब ये है कि मुल्क कोई और नहीं है, कतर है। वो कतर जिस पर कल रात को ईरान ने हमला किया था। कतर में ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर ने अमीर कतर शेख तमीम बिन अल सानी के साथ इसराइली इसराइल ईरान जंग बंदी की तजवीज़ का तबादला ख्याल किया। ट्रंप और नायब सदर ने इसराइल ईरान जंग बंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंग बंदी के लिए मुतफिक है। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा कि ईरान को जंग बंदी पर राजी करने में हमारी मदद करें। फिर कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरानी हकाम के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर मुतफिक कर लिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि तमाम लोगों को मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इतफाक हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अगले 6 घंटे में ईरान, इसराइल अपने जारी मिशन मुकम्मल करेंगे। अगले 12 घंटे में जंग को मुकम्मल तौर पर खल्लास समझा जाएगा। अमेरिकी सदर की जंग बंदी के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस के तमाम ओहदेदार का कहना है कि ट्रंप ने पीर के इस्पहर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की, जबकि नायब सदर जे डी वीनस रूबियो और वेनकोफ ने ईरानियों से बराह रास्त मुज़ाकरात किए, बराह रास्त बिलवास्ता जो है उनसे मुज़ाकरात किए और बातचीत को हतमी शक्ल दी। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने इत्तफाक किया कि ईरान मजीद हमले नहीं किया करेगा,
تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے. مطلب یہ اسرائیل نے کہا کہ اگر ایران اور 1600 کلومیٹر دور سے ہمارے پر حملہ نہیں کرے گا، ہمارے لوگ جو ہے سکھ کا سانس لیں گے، تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. جبکہ ایران نے امریکہ کو اندیا دیا کہ وہ اب مزید حملے نہیں کرے گا، وہ بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکا ہے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے شاندار دن ہے، جنگ بندی لامحدود ہے، امید ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. یہ بڑی اچھی بات ہے، ڈیفینیٹ. دوسری جانب سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا اور ایران قطر کی ثالثی اور امریکی تجویز پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند ہے. میرے خیال میں یہ واقعی ایک بہترین دن ہے. اس کے دیکھیں، اس کے بہت سارے ایسے پہلو جس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، امریکہ پہ بھی کی جا سکتی ہے. آف کورس اسرائیل تو ہے ہی بدماش، اسرائیل تو ہے ہی گنڈا. خواجہ آصف کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے، اور جب تک یہ حرم دی اولاد اسرائیل رہے گا یہ وقت ڈالی رکھے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایران میرے خیال میں اس پورے چیپٹر میں جو ہے وہ ہیرو بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی، اسرائیل کی شکست، پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے. اسرائیل اپنے جنگی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، جن میں سب سے بڑا مقصد رجیم چینج یعنی کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی تھی. ایران نے نہ صرف اپنی سالمیت کا دفاع کیا بلکہ اسرائیل کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے باز رکھا. اسرائیل کی ناقابل شکست ہونے کا تاثر ہو چکا ہے. 1500 کلومیٹر سے زائد فاصلے سے ایران نے اسرائیل کے عالمی دفاع نظام کو چیر کر رکھ دیا. میرے خیال میں یہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی جس کے نتیجے میں اسرائیل کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑا. یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اسرائیل مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے. وہ تو بدماش تھا، گنڈا تھا. وہ تو ایران کو صفا ہستی سے مٹا کر اپنی رجیم چینج کر اپنا بندہ لا کر بٹھانا چاہتا تھا، تاکہ اسرائیل جب اپنا بندہ لا کے بٹھا دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کیا ایٹم بم اور کیا بنانا اور کیا کرنا سب کچھ پھر اسرائیل کا ہونا تھا. آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ اگر وہ وہاں پر رجیم چینج کر لیتا تو دوسرے اسرائیل کا جنم ہوتا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی ایران سے کتنا گیا ہوا ہے، پرانا خواب ہے ان کا، ان کے آباء و اجداد کا وہ پرانا ملک ہے، یہ ان کا خواب تھا. وہ یہ خواب حاصل بھی شاید کرنا چاہتے تھے، لیکن ایران کی قیادت نے، ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ جو محدود قسم کے آپ کے پاس اگر کوئی لڑنے کے ہتھیار بھی ہیں نا تو وہ جذبے لڑتے ہیں. اور یہ مسلمان ہمیشہ ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان نے ثابت کیا ہو چاہے آج ایران نے ثابت کیا ہو. بھارت نے اس تنازع میں دوگلا کردار ادا کیا ہے. وہ خود کو ایران کا اسٹریٹجک پاور پارٹنر ظاہر کرتا رہا، جبکہ جنگ کے وقت اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتا نظر آیا، جو اس کی موقع پرستی کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا. پاکستان ابتدا سے ہی تمام فریقوں کو امن کا موقع دینے کی تلقین کرتا رہا. اسی دوران وہ واحد ملک تھا جس نے دل و جان سے ایران کی اخلاقی حمایت کی. پاکستان نے امریکہ سمیت تمام متعلقہ فریقین سے بات کی اور ایک پرامن حل کی کوششوں میں صف اول رہا اور ایک علاقائی استحکام کے طور پر ابھرا کہ اس علاقے میں جو استحکام پیدا کرنے کے لیے پاکستان کا کردار ہے، میرے خیال میں اس کو کبھی نہیں بھولا جائے گا. ہاں، جو ستی سوچ والے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اڈیالوی پیر کے جو پیروکار ہیں، باقی میرے خیال میں اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. ایران کے ساتھ کھل کر اور مستقل حمایت صرف پاکستان نے کی. عوامی اور حکومتی سطح پر امید ہے کہ ایرانی حکومت اس کے بدلے میں فتنہ ہندوستان کے کیمپ جو ایرانی سرحد کے اندر موجود ہیں ان کے خاتمے میں پاکستان کی مدد کرے گا. اب تو میرے خیال میں کوئی دوسری رائے رہ نہیں گئی. یہ تنازع اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ مضبوط اور پیشہ ور افواج کا قیام اب آپشن نہیں بلکہ قومی سالمیت کے لیے سب سے اہم تقاضا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ مشرقی سرحد پر موجود زخمی دشمن سے نپٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھے جو اس جنگ کے بعد پھر سے حوصلہ پا سکتا ہے. بھارت جیلی خبروں پروپیگنڈے سے مبنی انفارمیشن وار کا بھرپور جواب پاکستانی میڈیا اور ڈیجیٹل محاذ کے سپاہیوں نے دیا اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر بھارت کو جھوٹا اور منافق چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کیا. اس میں تو میرے خیال میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب وہ تو چھڑ دیو گلا، جس طرح کا مطلب کہ ریاکشن تھا وہ آپ کے سامنے تھا. بھارت نے اور بھارتی بی ٹیم جو پاکستان میں ہے انہوں نے مل کر جس قسم کا پروپیگنڈا کیا، جس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے. اسرائیل نے ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی نفاذ کے چند گھنٹوں کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا گیا، تاہم میزائل کو اسرائیل کے دفاعی نظام نے مار گرایا. یہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد عوام کو اگلے نوٹس تک محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ دفاعی نظام خطرے سے نپٹنے کے لیے فعال ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو ایران پر حملے کا حکم دیا گیا. دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے اسرائیلی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے.
वाज़ेह है कि मंगल की अलसुबह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया गया, जिसकी तस्दीक ईरानी हकाम और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी की थी। और मेरे ख्याल में ये अब कन्फर्म है, इसमें मुझे कोई बड़ी वो नहीं है, निक्का मोटा राज किते बंब चम आंदा पिया होना, रुक गया होना, किते पानी शानी पीन लई, चाह शाह पीन लई, ਉਹ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। इधर पाकिस्तान के खिलाफ सब बंदी हो रही है, हमें उससे बिल्कुल गाफिल नहीं रहना चाहिए। हनूदो यहूद के गठजोड़ ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाया है और मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम करने लगी है। हनूदो यहूद के गठजोड़ से न सिर्फ भारत की खारजा पॉलिसी बल्कि खित्ते के तवाज़ुन पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसराइल खित्ते में ईरान को असर को कम करने के लिए सपोर्ट कर रहा है और यही नेटवर्क BLA जैसे ग्रुपों तक रसाई देता है। कालम तंजीम BLA और जो हनूदो यहूद के प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रहे हैं, शवाहद और सबूतों के जरिए बात वाज़ेह हो चुकी है। BLA के सरकर्दा सुरगना भारतीय एजेंटों से माली मावनत और हदायत लेते हैं। भारतीय अकाउंट से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की पेशगी इतला बतौर ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती है। हाल ही में गुरु और इसराइल का गठजोड़ कुर्द और इसराइल का गठजोड़ जो है खुलकर सामने आ चुका है। कुर्द फौजी कमांडर जनरल यज़दापना ने बयान दिया है कि इसराइल हमारा दोस्त है, हम एक मुश्तरका दुश्मन ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और कुर्द ग्रुप के इसराइल के हक में बयान ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग की नई जहत है। जिस तरह भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से मियां वाली एयरबेस और जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पेशगी इतला दी गई थी, इसी तरह कुर्द के सोशल मीडिया अकाउंट ने इसराइल की ईरानी रेडियो और टेलीविजन पर हमले का इशारा दिया है। इसराइल ने ईरान के अंदर जासूसी के लिए कुर्दों को इस्तेमाल किया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद कई सालों से इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद कुछ अस्करी व सियासी कुर्दों को माली मावनत, टेक्नोलॉजी और अस्करी क़यादत फराहम कर रहे हैं। इस तावन का मकसद ईरान के मगरबी इलाकों में खुफिया कार्रवाई के लिए अंदरूनी सपोर्ट मुहैया करना था। ईरानी सिक्योरिटी इदारों ने 2022 से 2024 के दरमियान मुअत्तद बार कुर्द इसराइली एजेंट्सों की गिरफ्तारी का दावा किया। BLA और कुर्द ग्रुपों के जरिए जारी प्रॉक्सी जंग में अब हनूदो यहूद की चालों का मकास बनती जा रही है और भारतीय एजेंसियां इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए अंदरूने और बैरूने मुल्क जासूसी का नेटवर्क चला रही हैं। हनूदो यहूद का नेटवर्क आलमी अमन के लिए संगीन खतरे का बायस बनता जा रहा है। देखिए, अब सारी जंग जो है ना रैव यहीं पे गई है। बड़ी जंग जो है ना वो आपने देख ली है। इस एक यूक्रेन और जो इस वक्त रशिया की जंग है उसको तीसरा चौथा साल चल रहा है, शायद वही लड़ सकते हैं। एक तरफ क्योंकि जाहिर एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की साबिक सुपर पावर है और अभी भी वो अपने आप को सुपर पावर के तौर पर समझता है, वो है रशिया। और दूसरी तरफ पूरा यूरोप है, क्योंकि जाहिर है अकेला जो है ये तो नहीं लड़ रहा, जिसे कहते हैं कि आप कि समझा जाए कि यूक्रेन जंग लड़ रहा है। बाकी तो जंगें देख लें आप, हफ्ता भी जंगें नहीं चलती। अब इसराइल जो है वो अपने आप को दुनिया में हर चीज की, हर टेक्नोलॉजी से पता नहीं कहां से क्या समझता था, लेकिन जंग एक हफ्ता भी नहीं लड़ सका। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको तरला करना पड़ा, मिन्त करना पड़ा और इसराइल को अंदर लेके आना पड़ा। एक और जंग जो है वो हार गए हैं, वो है इमरान खान के सिपा सलार अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने दावा किया था कि इमरान खान के सलाह के बगैर, उनसे मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे। ठीक है ना जी, बजट पास नहीं करेंगे, लेकिन बजट भी पास हो गया और उन्होंने असेंबली भी नहीं तोड़ी है। और अब ये कहा जा रहा है तो तहरीक इंसाफ के बाहर बैठे हुए कीबोर्ड वॉरियर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को पार्टी से माइनस कर दिया गया है। इमरान खान की मर्जी के बगैर इस तरह बिल को पास करना सूबाई असेंबली से इमरान खान को माइनस करने के मुतरादिफ है। हम ये बात कब से कह रहे हैं? हमने ये बात बड़ी पहले कही हुई कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस हो चुके हैं। इमरान खान साहब दोबारा फिर वो शेख रशीद साहब वाली जो टांगा पार्टी, उस पर बैठ चुके हुए हैं। इस वक्त वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं इमरान खान के साथ, उसके घर वालों में, वो भी उसकी बहनों के अलावा उसके बहनोई भी उसके साथ नहीं है। बहनें जो है जाहिर है वो अपनी बहन का साथ छोड़कर मश्क की रवायात को खत्म तो नहीं कर सकती। वो अपनी बहनों के साथ हैं, अब भाइयों के साथ हैं, और फिर भी वैसे भी बहनों के बड़े इंटरेस्ट हैं भाई के साथ। भाई की सारी दौलत जो है वो ज़ाहिर है बहनों के पास ही है। लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब जो है वो पार्टी से फारग हो चुके हैं, पार्टी से माइनस हो चुकी हैं। ये जो असेंबली में आपने 2 4 10 लोग देखते हैं ना नारे नूरे लगाते, ये बड़े हरामजादे हैं। ये तमाम के तमाम इमरान खान साहब को जो है वो डॉज करवा रहे हैं। और इमरान खान इस काबिल है, इमरान खान ने सारी उम्र लोगों के साथ ये किया है, इमरान खान ने हमेशा यही किया है जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो जैसे ना जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। सारी उम्र इमरान खान साहब लोगों को धोखा देता रहा और आज इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की तरफ से 328 के 30 इलेक्टेड मेंबर हैं इस वक्त मुख्तलिफ असेंबलियों में इमरान खान की पार्टी के। बल्कि इमरान खान की पार्टी तो नहीं कहना चाहिए, आजाद वो लड़कर आए हुए असेंबलियों में मौजूद हैं जिनका इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं है।
اور وہ پریکٹیکلی اپنے ہر کام سے ثابت کر رہے ہیں. چاہے وہ کے پی کے اسمبلی کا بل پاس ہونا، بھی آپ نے جب کہہ دیا کہ اسمبلی توڑ دیں گے تو پھر لیڈر خاطر توڑ دیں، یا پھر کہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ اڈیاں وڈیاں وڈیاں مچھاں ایڈا جوانا والا شریر لمے لمے وال تے وچوں کھزر پھزر. ہاں جی، علی امین گنڈا پر کھزر پھزر ہی ہے نا، بھی آپ اتنے جوگی تو یہ کام نہ کرو. بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اور ہارون انجم صاحب کی والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کا اگلا سفر آسان فرمائے. ہارون صاحب کی فیملی کو صبر کاملہ عطا فرمائے، یہ میری آپ سے دعا ہے. اور اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں کہ صدر ٹرمپ کو اب بھی نوبل انعام ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اللہ حافظ.